I had, I mean, though it's not right to say that, I mean, वो confidentiality वाला clause है, MCQs disclose नहीं हो सकते, पर WhatsApp पे तो चलते रहते हैं, Facebook पे चलते रहते हैं, so I do, I mean, keep on getting MCQs. मतलब कल रात को my inbox was full, WhatsApp पे I got close to 100. तो मैंने जब वो वन लाइनर देखे यार, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मोस्ट ऑफ देम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और आप सब में इतनी कैपेसिटी है कि आप उनको आपके हार्डवर्क के बेसिस पे आसानी से क्रैक कर सकते हो. ये वाला जो टाइम है ना यार, ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है. इस टाइम पे मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि जो इस टाइम पे प्रेशर रह के स्टडी कर लेता है और अपनी नर्व को रखता है, तभी यार रैंक डिसाइड होती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट जो लास्ट का एक महीना ना, वो सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि पढ़ाई तो यार सभी करते हैं, लेकिन जो हार्डवर्क है वो लास्ट 1 मंथ का डिसाइड करता है कि आपने कितनी रिविजन करी है और कितने एफर्ट्स डाले. खैर ये तो प्रीचिंग वाला पार्ट हो जाता है, तो आई कैन कंटिन्यू विद प्रीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद EEG, बिकॉज देखिए EEG पे क्वेश्चन इस बारी पिक्चर MCQ सिर्फ एक ही आया था एम्स में, और नीट में भी अगेन द सेम थिंग कैन हैपन कि आपको हो सकता है कि EEG का 1 MCQ माइट बी पुट. So what I did was I made a couple of students, some of them are sitting here also, I made everybody draw कि EEG की क्या figure आई थी, because most people were not remembering. But on basis of feedback from at least 10 to 15 students, I can say final conclusion was the EEG that I've drawn before you. So I myself sat down and drew it. Now if you look at this particular EEG, I would like to highlight the fact that if you look at this rhythm, if you look at the rhythm and then compare with these spikes which are present here, it should be very clear to you that what is the definition of the word spike, or what is the definition of the word sharp, or what is the... Okay, you'll get a soft copy, so you can listen here, just sit back, relax, and I'll try to tell you the core issues. If the language of the MCQ was like this, the MCQ said a lady developed breathlessness, और अब ऑब्जेक्टिवली करिए दोबारा से क्वेश्चन, एक बार आप कर चुके हैं तो एक बार दोबारा से करिए. A lady has developed breathlessness, pruritus, urticaria 1 hour after NSAIDs. यहाँ पे only controversy can be कि 1 hour या maybe 6 hours हो सकता है, I mean duration. But the point is कि NSAIDs खाने के बाद में patients को headache के लिए patient ने NSAID लिया, and patient is developing all these symptoms. Now if you look at the first word breathlessness, all I can say is when I read the word NSAID and when I read the word breathlessness, the first thing that comes to my mind is you see aspirin का पत्ता परचेज करते हैं, उस पर लिखा होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक्स, ड्रग इंड्यूस एस्थमा. तो ब्रेथलेसनेस वर्ड पढ़ के मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हुआ यार कि ये MCQ होगा शायद ड्रग इंड्यूस एस्थमा का, पेशेंट को एस्पिरिन सेंसिटिव पेशेंट है और उसको एस्थमा है हो रहा है. लेकिन फिर जब मैंने आगे पढ़ा यार प्रोराइटिस भी लिखा हुआ है, अर्टिकेरिया भी लिखा हुआ है, तो आई हैड अ थॉट कि नहीं यार ये एस्थमा तो अनलाइकली है यार, कि एलर्जी में भी एस्थमा जैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो आई मीन अर्टिकेरिया, यू नो देयर समथिंग रॉन्ग विद द MCQ. सो आई वेंट टू द नेक्स्ट लाइन. Now in the next line, he said, chest examination is remarkable for presence of rales, bronchospasm, histamine. तो यार ये तो ड्रग एलर्जी की बात हो रही, ये तो ड्रग एलर्जी, दिस इज नॉट ड्रग इंड्यूस एस्थमा का MCQ, दिस इज फ्रैंक ड्रग एलर्जी. और फिर बोलता है यार ऊपर से BP भी कम हो गया, ये तो फ्रैंक एनाफाइलैक्सिस हो गया. भाई एनाफाइलैक्सिस का फीचर क्या होता है यार, दवाई खाने के बाद में इंजेक्शन लगाया या टैबलेट खाने के बाद में पेशेंट को ड्रग एलर्जी डेवलप हो गई, और वो ड्रग एलर्जी एनाफाइलैक्सिस के फॉर्मेट में डेवलप होती है. एनाफाइलैक्सिस में जो फीचर्स डेवलप होते हैं, जो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग फीचर होता है, आई थिंक सभी जानते हो, लारिंगोस्पैज्म. लारिंगोस्पैज्म से तो साइनोसिस हो जाता है, इमीडिएट डेथ हो जाती है, जो कि पेनिसिलिन के साथ देखने को मिलता है. पर पेनिसिलिन के बाद में अगर आप लिस्ट पढ़ोगे एनाफाइलैक्सिस कॉजिंग ड्रग्स की, तो वन ऑफ द लिस्ट में मेंशन्ड आल्सो इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, खासकर COX-1 इनहिबिटर्स. सबसे कम एनाफाइलैक्सिस का इंसिडेंस होता है COX-3 के साथ में पैरासीटामोल, सबसे ज्यादा होता है COX-1 के साथ में, तो COX-1 का ज्यादा होता है, फिर COX-2 का, फिर COX-3 का होता है. तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड पेशेंट और बोलता है जी कि NSAID खाने से एलर्जी होती है, तो आप उसको या तो रोफेकॉक्सिब सेलेकॉक्सिब लिख दो, सॉरी रोफेकॉक्सिब तो बैन हो गया, सेलेकॉक्सिब या एटोरोकॉक्सिब लिख दो. रोफेकॉक्सिब आई होप एवरीबॉडी इज नोइंग बैंड ड्यू टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. यूनाइटेड स्टेट्स में सेलेकॉक्सिब ज्यादा चलता है, हमारे देश में एटोरोकॉक्सिब ज्यादा चलता है. दैट्स बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड दे बायस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट COX-1 एलर्जी वाले को आप COX-2 लिख दीजिए, और COX-2 से भी प्रॉब्लम होती है तो फिर COX-3 लिख दीजिए, पैरासीटामोल लिखाएगा. इस क्वेश्चन की अगर दोनों लाइंस को मैं कंबाइन करूं तो मेरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे एनाफाइलैक्सिस के लिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट एक्सेप्ट क्रिस्टलोइड्स. तो देखो यार BP लो हो गया तो क्रिस्टलोइड देना लॉजिकल बात बनती है. क्रिस्टलोइड से भी BP पिकअप नहीं करेगा तो मैं कोलोइड्स भी दे दूंगा. वैसे तो एनाफाइलैक्सिस में ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, तो पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के मैनेजमेंट भी कोलोइड्स और क्रिस्टलोइड्स बोथ हैव टू बी गिवन.
अगर आप वैसे बोलोगे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सबसे पहले क्या दोगे, तो मैं बोलूंगा यार डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मुझे मालूम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है तो मैं कोलॉइड दूंगा, लेकिन अभी मेरे को क्लियर नहीं है यहाँ पे डायग्नोसिस की यार कौन सा वाला शॉक है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि क्रिस्टलॉइड फर्स्ट लाइन रिफ्लेक्स होता है यार लो ब्लड प्रेशर के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तो कोलॉइड्स होती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम के पेशेंट में आप कोलॉइड्स देते हो बीपी को रेस करने के लिए, तो क्रिस्टलॉइड्स आर स्टिल वन ऑफ अ वेरी good choices and I think is a logical thing to be done for the patient. Steroids, hydrocortisone, dexamethasone. किसी भी पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो जाएगा तो स्टेरॉइड्स देंगे या नहीं देंगे? ओके, चलिए बाकी चॉइसेस देखते हैं। ऑक्सीजन, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, रेल्स हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन उसके बाद में आप अगली चॉइस देखिए इपिनेफ्रिन। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, देखो ये आंसर अब आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट और लास्ट तो डेफिनेटली इन है भाई। एपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक एमसीक्यू क्रिएट कर दूं आपके सामने जिसमें पेशेंट को मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में तो स्टेरॉइड देते हैं बस, लेकिन एनाफाइलैक्सिस में तो स्टेरॉइड का रोल नहीं है। देयरफॉर एम्स में जो क्वेश्चन आसान लगता है उसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई मीन क्वेश्चंस बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम्ड होते हैं। जब से भी मैं सबसे पूछता बोलते पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छा इसलिए कि हमारा पर्सपेक्टिव है यार वो तो ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में आप आंसर करेंगे, द आंसर टू दिस एमसीक्यू वुड बी आंसर्ड एज स्टेरॉइड्स। द रीजन आई विल मेंशन वंस अगेन, क्रिस्टलॉइड्स देने हैं क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है। Hypotension की first line treatment is always gonna be crystalloids and then colloids to be given to the patient. Though I said distributive shock में colloids can be used. Steroids we don't give it, we give it for management of type 2 hypersensitivity reaction. तो अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो मैं सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोलूंगा, इतना याद रख लीजिए वन लाइनर एमसीक्यू लिए, एपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 एंड स्टेरॉइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो अगर आप कभी भी पढ़ते हैं कि जी पेशेंट को दवाई इंजेक्शन लगने के बाद में एनाफाइलैक्सिस हो गया, हनी बी के बाइट के बाद में हो गया, वैस्प के बाइट के बाद में पेशेंट को लैरिंगोस्पेज़म हो गया, तो ये तो एनाफाइलैक्सिस होगा। या सी फूड खाने के बाद में पेशेंट को मैनिफेस्टेशन हो गया, यही क्लिनिकल दे देगा ना, या हनी बी दे देगा, वेस्ट की बाइट दे देगा, या बोल देगा सी फूड खाने के बाद में लैरिंगोस्पेज़म, रैशेस हो गए, हाइव्स हो गए, दैट्स ऑल गोना बी टाइप 1 एपिनेफ्रिन यूज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि एनाफाइलैक्सिस के पेशेंट में टैकीकार्डिया होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। टैकीकार्डिया के बावजूद भी एपिनेफ्रिन देना है। सो एपिनेफ्रिन इज टू बी गिवन इवन इफ देयर इज अ मेंशन्ड टैकीकार्डिया इन द एमसीक्यू रिलेटेड टू एनाफाइलैक्सिस। प्लस आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज ईदर गोना बी सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। अगर आपको सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर में सिलेक्ट करना पड़े तो इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस इसलिए नीचे बोला क्योंकि सर्कुलेशन पुअर है, तो हो सकता है एब्जॉर्ब हो या नहीं हो। और अगर बोलता है कि डाइल्यूटेड दोगे या अनडाइल्यूटेड दोगे तो अनडाइल्यूटेड देंगे। सो इट विल ऑलवेज बी अनडाइल्यूटेड, डाइल्यूट नहीं करना, डाइल्यूटेड इज ऑलवेज फॉर कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे हमेशा अनडाइल्यूटेड यूज किया जाएगा। सो अनडाइल्यूटेड एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ऑन द अदर हैंड इफ ही टॉक्स अबाउट मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, स्टेरॉइड्स टू बी यूज्ड। या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, बाद में पेशेंट को एंटीवेनिन दिया और एंटीवेनिन देने के बाद में पेशेंट को रैश हो गया, पेशेंट को फीवर आ गया, तो स्नेक बाइट के बाद में अगर एंटीवेनिन देते हो और फिर फीवर रैश आ जाती है तो वो तो हो जाता है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस इज एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। उसमें क्या दोगे? स्टेरॉइड्स देंगे। टाइप 3 वाले में स्टेरॉइड्स यूज करना है। तो स्नेक बाइट के बाद एंटीवेनिन दिया और पेशेंट को सीरम सिकनेस के मैनिफेस्टेशन आ गए, फिर से स्टेरॉइड्स है, तो 1 में एपिनेफ्रिन है, 2 और 3 में स्टेरॉइड्स को यूज करना है मैनेजमेंट के लिए। हाँ जी, नहीं मैम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अगर एनाफाइलैक्सिस जैसा पिक्चर आ रहा है तब तो आप दोगे, अदरवाइज कोई रोल नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में। इनफैक्ट इन्होंने पॉइंट पूछा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में एपिनेफ्रिन देंगे या नहीं देंगे, तो हम आइडली जो हम एपिनेफ्रिन है हमें प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस में नहीं लिखना होता है। आपने लिखा होता है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप नोट्स डालते हो तो उसमें लिखना होता है इफ देयर इज अ रिएक्शन। और रिएक्शन कैसे पता चलती है? या तो पेशेंट को रैश हो जाएगी, या अर्टिकेरिया हो जाएगा, या हाइपोटेंशन हो जाएगा, या ब्लैक यूरिन डेवलप हो जाएगा। अगर इस टाइप के कोई भी मैनिफेस्टेशंस पेशेंट में डेवलप हो गए
तो ऐसे पेशेंट का ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करके हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाना है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन नहीं लगाना है। साथ में आप एविल दे सकते हो, फिनाराविन दे सकते हो फॉर मैनेजमेंट ऑफ द रैश विच इज प्रेजेंट इन द पेशेंट। रेफरेंस हैरिसन से this you will get a soft copy, so I'll not go into the text matter here, but हाँ जी प्लीज। नहीं, आप किताब दोबारा से पढ़ना सर। जो एनाफिलैक्टिक शॉक है ना, उसमें लिखा हुआ 1:1000 विद डाइल्यूशन नहीं है, अनडाइल्यूटेड है। इमरजेंसी मेडिसिन की किताब पढ़ोगे तो एक ही इंडिकेशन है अनडाइल्यूटेड एड्रेनलिन का, और वो है एनाफिलैक्टिक शॉक। बाकी सब में डाइल्यूट करके देते हैं। सो जो वायल आता है वो 1:1000 का आता है, उसको आप डाइल्यूट करते हो नॉर्मल सलाइन के साथ में। वैसे भी लॉजिकली सोचो यार, लारिंगोस्पैज्म हो गया, आप पहले एम्प्यूल तोड़ोगे, फिर नॉर्मल सलाइन से मिक्स करोगे, जब तक आप उसको इन्फ्यूज करोगे पेशेंट के अंदर तब तक तो पेशेंट हिस्ट्री हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज अनडाइल्यूटेड दैट इज गिवन, नॉट द डाइल्यूटेड फॉर्मेट। Okay, moving to question number 2. This MCQ said coarse tremors in the tongue are seen in all of the following except. तो पहले तो यार आपको कोर्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि कब कोर्स बोलेंगे या कब फाइन बोलेंगे। तो मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, ऐसे याद कर लेना कि अगर जो डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी है वो राउंड अबाउट 6 to 7 ट्रेमर्स पर मिनट के आसपास की है, क्योंकि हर डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है। तो एक मिनट में अगर 6 से 7 ट्रेमर्स हैं या उससे कम है दैट तो उसको बोलते हैं कोर्स। और अगर 8 से ज्यादा हैं, 8 से ज्यादा है, देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ फाइन ट्रेमर्स। जो इसेंशियल ट्रेमर होता है, इसेंशियल ट्रेमर नर्वसनेस की वजह से फिंगर्स में जो आता है, उसकी डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी हमेशा 8 से ज्यादा होती है। सो फाइन ट्रेमर विल ऑलवेज बी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 8, कोर्स ट्रेमर विल बी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लेस देन और मोस्टली लेस देन 6 पर मिनट। Now based on this information we will look at the various choices which are mentioned here. The first choice is Parkinsonism. You very well know that Parkinsonism में पिन रोलिंग ट्रेमर होता है और उसकी डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी किताब में लिखी होती है 4 to 6 हर्ट्ज। तो नंबर जो मैंने बोला उसके बेसिस पे दैट बिकम्स अ कोर्स ट्रेमर। द सेकेंड चॉइस इज अल्कोहल। अल्कोहल से भी ट्रेमर्स हो सकते हैं, खासकर अल्कोहल विड्रॉल से। सो अल्कोहल पीने से तो नहीं होगा। अल्कोहल पीने से अगर बोलता है अल्कोहल पीने से कौन सा ट्रेमर ठीक हो जाता है, देन इट इज गोना बी इसेंशियल ट्रेमर। नर्वसनेस, इसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं, नर्वस पीपल में जो इसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं, बहुत सारे सर्जन अल्कोहल पी के ऑपरेशन करते हैं। इसेंशियल ट्रेमर्स reduce on alcohol intake, और essential tremors हमेशा fine tremors होते हैं, उनकी discharge frequency usually 8 to 13 के आसपास में होती है। essential tremor की स्पेशलिटी है they reduce after alcohol intake। alcohol withdrawal में coarse tremors present होते हैं। हमें select करना है बाकी दो choices में से, thyrotoxicosis और generalized paresis से। देखिए वैसे तो आंसर सबको मालूम ही है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जनरलाइज पैरिसिस सबको पता होना चाहिए। जनरलाइज पैरिसिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस में गम्माज होते हैं। जो गम्माज होते हैं वो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं? पहला वो कर सकते हैं ब्रेनस्टेम की इन्वॉल्वमेंट में, या तो बल्बर पैल्सी। अगर बल्बर पैल्सी कर देंगे तो टंग में फेसिकुलेशन आ जाएंगे, ट्रेमर नहीं आएंगे, फेसिकुलेशन आ जाएंगे। अगर यही गम्मा सूडो बल्बर पैल्सी कर देंगे तो टंग स्पास्टिक हो जाएगी। लेकिन गम्मा कोई रूल तो नहीं ना यार कि सिर्फ ब्रेनस्टेम में ही होंगे। अगर गम्मा मिड ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के आसपास हो गए तो पार्किंसोनिज्म जैसी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गम्माज है ये सेरिबेलम में डेवलप हो जाए। अगर सेरिबेलम में डेवलप हो जाए तो इंटेंशनल ट्रेमर्स कर देंगे। आई रिपीट अगेन, जनरलाइज्ड पैरिसिस इज अ मैनिफेस्टेशन दैट इज गोना बी सीन विद न्यूरोसिफिलिस, and neurosyphilis is gonna be characterized by presentation of various gammas. These gammas can be involving and could be causing bulbar palsy, it could be causing pseudobulbar palsy, it could be causing damage to the basal ganglia contributing to development of resting tremors, or it could be causing cerebellar damage and causing development of intentional tremors. Now if it will cause involvement of basal ganglia and Parkinsonism like features, again that will be classified as a coarse tremor. Even cerebellar tremors, जो cerebellum से intentional tremors होते हैं, they are again gonna be classified as coarse tremors. The answer to this particular MCQ should be given as thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis will always be characterized by presentation of fine tremors. क्यों fine tremors बोला? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है thyrotoxicosis में there is exaggeration of essential tremor. Essential tremor तो वैसे ही nervousness की वजह से fingers में आ सकता है।
थायरोटॉक्सिकोसिस में जो थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो थायराइड हार्मोन की सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है और उस सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और बीटा 2 मसल में ही होते हैं और मसल की ज्यादा फायरिंग होगी तो इट इज एन एग्जैजरेशन ऑफ अ एसेंशियल ट्रेमर. सो थायरोटॉक्सिकोसिस में फाइन ट्रेमर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज अ एग्जैजरेशन ऑफ अ फाइन ट्रेमर व्हिच हैज अ डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 8. न्यूरोसिफिलिस का इन्वेस्टिगेशनल चॉइस बताओगे? CSF VDRL. इन्वेस्टिगेशनल चॉइस फॉर न्यूरोसिफिलिस इज CSF VDRL. बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ सिफिलिस होते हैं सबका आंसर आप कर सकते हैं FTABS, लेकिन न्यूरोसिफिलिस इज CSF VDRL. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस वुड बी penicillin. Which variety of penicillin would be recommended? Penicillin G, procaine penicillin. CNS syphilis का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? Penicillin G, procaine penicillin, benzathine penicillin. Proper choice for diagnosis, treatment of neurosyphilis is procaine penicillin. Coming to the third one, this I have taught in my routine classes in cardiology, but still I would like to repeat it again. The question said, which of the following drugs is not given in treatment of a cyanotic spell? So let us first remember what is a cyanotic spell. Cyanotic spell is a presentation in babies of tetralogy of Fallot. जब भी बेबी रोएगा, crying पे there is development of sympathomimetic activity. इस sympathomimetic activity की वजह से there is development of spasm of the infundibulum of the right ventricle. दोबारा बोल रहा हूँ, जब बेबी रोएगा तो ब्लू से ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाएगा. वैसे ही टेट्रोलॉजी फेलेट का बेबी तो ब्लू ही होता है. ब्लू से बच्चे का रंग बिल्कुल काला हो जाएगा रोने पे. क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा रोता है तो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आती है. इसको बोलते हैं डायनामिक राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कि जब बच्चा रो रहा है उस टाइम पे राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रही है. आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कुछ भी आगे बोलने से पहले कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी सीन इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. HOCM के पेशेंट में क्योंकि सेप्टम हाइपरट्रॉफिड होता है तो व्हेन द सेप्टम एंड द हार्ट विल लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, द सेप्टम एंड द फ्री वॉल ऑफ द हार्ट विल कम क्लोज टू ईच अदर. When the septum and the free wall will come close to each other, it will narrow the outlet. So left ventricular outflow tract obstruction is seen in HOCM, and right ventricular outflow tract obstruction can be seen in patients with tetralogy of Fallot, especially during crying. क्योंकि right ventricular outflow tract obstruction हो जाएगी तो right ventricle का pressure will become more than that of left ventricle, जिसकी वजह से deoxygenated blood will start going from right to left. और जब deoxygenated blood राइट से लेफ्ट में जाएगा तो इट विल कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ सीवियर साइनोसिस इन द चाइल्ड. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है? प्लेस द बेबी इन नी चेस्ट पोजीशन. जब आप बेबी को नी चेस्ट पोजीशन में डालते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि नी चेस्ट पोजीशन में डालने से फेमोरल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है, और अगर फेमोरल आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी तो द कंप्रेशन ऑफ द फेमोरल आर्टरी विल कॉज इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. If there is increase in pressure of left ventricle, can you tell me what will happen to the shunting that was occurring from right to left? Decreases. So knee chest position is a favorable position for patients with tetralogy of Fallot if they develop a TET spell, because it causes increases in peripheral resistance, increase in left ventricular pressure, and reduces the shunting that is going to be occurring from right to left, and therefore the TET spell will be abolished. TET spell can be precipitated by, for example, you gave a DPT vaccine to a baby with tetralogy of Fallot. You very well know DPT vaccine causes excessive crying. And due to excessive crying, there can be precipitation of TET spell in the baby. The first reflex of the mother would be to pick up the baby and put him to the shoulder. You would tell the mother, don't do that. Don't put the baby to the shoulder. Let him lie on the crib. And you as a doctor, what would you do is that you would press the knees of the baby against his chest, which will compress the femoral artery and will also contribute to increase in pressure in the left and thereby reducing the shunting that is normally occurring. So knee chest position is the first thing to be done. Drug of choice for treatment of a TET spell is morphine. Because when you will sedate the child, morphine will contribute to development of relaxation of the spasm of the infundibulum, plus it will also contribute to sedation and is the drug of choice. You also need to give beta blockers to these patients because beta blockers will decrease the heart rate. Reduction in heart rate will preserve oxygen, and oxygen is in short supply. That is why the baby is becoming blue. You need to give soda bicarbonate to the baby because he is having metabolic acidosis, and you need to give any agent that is going to increase the blood pressure of the child.
To increase the blood pressure of the child, you can start the baby on a drip of phenylephrine or you can start the baby on a drip of methoxamine. मैंने अपनी क्लास में आप लोगों से डिस्कशन किया था, तो मैंने जो ड्रग आपको बताया था बीपी इंक्रीज करने के लिए, उसका नाम था मिथॉक्सामीन, जो कि ओपी घई में वही दिया हुआ। मिथॉक्सामीन देने से, ड्रिप चलाने से देयर इज गोना बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बीपी बढ़ जाएगा तो यार टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और टीपीआर बढ़ जाएगा तो जैसे आपको समझाया लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे राइट टू लेफ्ट शंटिंग बट सिग्निफिकेंटली बिकम रिड्यूस्ड। ये कंसेप्ट मैंने दोबारा रिपीट किया है, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट्स लुक एट द चॉइसेस नाउ। Phenylephrine. The spelling might be a little off way, but issue is phenylephrine is a agent that will increase the blood pressure. So if it will increase the blood pressure, so methoxamine की जगह पे he gave phenylephrine the choices, but phenylephrine drip will definitely contribute to increase in pressure. Propranolol just mentioned is gonna decrease the heart rate, conserve oxygen for the child. Though we are having the answer, let's not rush into the answer. Let's look at the last choice. I told you soda bicarbonate is gonna be given for metabolic acidosis in the child. Therefore, the answer to this MCQ, remember, is calcium chloride. Calcium chloride is not required for management of patients who are suffering from a TET spell. I repeat once again, TET spell is usually seen on excessive crying. The baby turns literally from blue to black. The significance of knowing the fact that baby can turn black is that he can develop a brain infarction. The significance of turning from blue to black is he can develop a brain infarction. If you read old MCQs of All India PG, you will come across a question that said that brain abscess in a baby or tetralogy of Fallot is seen where. Listen to this with an objective mind. I'm having an answer there also. Most common cause of brain abscess in children is CSOM, and CSOM normally causes involvement of the temporal lobe. However, in a TET spell, if a brain abscess will develop, it will develop in that particular area where the blood supply is compromised maximum, and the biggest blood vessel in the brain is middle cerebral artery that supplies the parietal lobe. So tetralogy of Fallot के patients में जो brain abscess बनता है वो temporal lobe में नहीं बनता है, जो कि बच्चों में routinely most common site है. Brain abscess की जो site या location है tetralogy of Fallot के babies में, that is gonna be the parietal lobe. So the question can also be asked to you for tetralogy of Fallot as a CNS manifestation. आपने याद रखना है कि TOF के babies में hemiplegia हो जाता है. TOF के बेबी में हेमीप्लीजिया हो सकता है, आपको क्लिनिकल क्वेश्चन दे दे कि जी साइनोटिक हार्ट डिजीज का डायग्नोस बेबी है और उसको हेमीप्लीजिया होगा, डायग्नोसिस क्या है, तो आप आंसर करोगे बेबी को ब्रेन एब्सेस है या ब्रेन इन्फेक्शन प्रेजेंट है. और ब्रेन एब्सेस और ब्रेन इन्फेक्शन का जो रीजन है दैट इज बेसिकली हाइपोक्सिया रिलेटेड टू अ TET spell occurring in the child. एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा, टेट्रोलॉजी ऑफ Fallot के बेबी में बर्थ से ही हाइपोक्सिया है, सो व्हाट विल हैपन टू लेवल्स ऑफ एरिथ्रोपोएटिन इन द बेबी? इंक्रीज. सो व्हाट विल हैपन टू RBC mass? And therefore it will cause polycythemia, and if polycythemia is present, what will happen to viscosity of blood? That will again cause a brain infarction. So you have another reason why you have a brain infarction in babies or tetralogy of Fallot, that polycythemia contributes to brain infarction in babies or tetralogy of Fallot. So TOF can contribute to development of hemiplegia due to two reasons. One could be brain abscess due to hypoxia. You see, brain में यार liquefactive necrosis होता है, उसमें secondary infection हो गया तो brain abscess बन जाएगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाएगा बच्चे में. अगर ऐसा ना भी हुआ, मान लो, बोलो जी आप बहुत एक्सट्रीम बात बोल रहे हो कि जी पहले नेक्रोसिस होगा फिर इन्फेक्शन होगा, तो सिंपल बात है यार, हाइपर विस्कोसिटी में भी तो ब्रेन इन्फेक्शन होती है, तो हेमीप्लीजिया तो डेवलप हो सकता है. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज अ प्रेजेंटेशन. फिनिश करने के लिए बोलना चाहूंगा, टेट्रोलॉजी ऑफ Fallot में कई बार क्वेश्चन आता है पिंक टेट पे. पिंक टेट PINK. पिंक टेट की डेफिनेशन है 2 साल के बाद में प्रेजेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट 2 years ऑफ एज में प्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि माइल्ड पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है. और पल्मोनिक स्टेनोसिस इन टेट्रोलॉजी ऑफ Fallot इज नॉट वेल्वुलर, इट इज subvalvular. It is always a subvalvular pulmonic stenosis in patients with tetralogy of Fallot. Drug of choice for tetralogy of Fallot is ductus dependent pulmonary circulation man, alprostadil. Alprostadil is the drug of choice for management of tetralogy of Fallot. मान लीजिए आपने डायग्नोसिस बर्थ से पहले बना लिया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में तो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पहले से ही होता है. सो इन दोस सर्कमस्टांसेस द फर्स्ट लाइन ड्रग टू बी यूज्ड विल ऑलवेज बी alprostadil, and then we will go in for palliative surgery. Palliative surgery that we will be doing is known as Blalock Taussig shunt, wherein Blalock Taussig shunt we will be connecting the subclavian to the pulmonary artery, and definitive surgery will be done beyond 2 years of age. So tetralogy of Fallot की जो clinical presentation होती है, that I mentioned earlier also. This is reference from Harrison. You can read up at home. I'll not waste time on that. I've explained the issues there. I've just copied the text. Okay, before I come to this, I would like to remind you again, if you get a question that says cyanosis in a baby on day 0 of life, it's going to be tricuspid atresia, and day 7 of life is going to be tetralogy of Fallot. Most common cyanotic heart disease that you always come across is tetralogy of Fallot. Most common cyanotic heart disease is tetralogy of Fallot. If you read a question that says a baby at birth is having cyanosis with CHF,
साइनोसिस भी बर्थ पे है और CHF भी बर्थ पे, फिर उसको टेट्रोलॉजी फेलेट नहीं करना, ये कल DNB का है, मैं अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, मतलब नॉन डिस्क्लोजर फैक्ट में नहीं बोलना चाहूंगा, बट पॉइंट ये है टेट्रोलॉजी फेलेट के बेबी में या CHF नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेट्रोलॉजी फेलेट के बेबी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। तो टेट्रोलॉजी फेलेट में साइनोसिस कभी हो ही नहीं सकता यार बर्थ पे। इसलिए अगर आपसे बोला जाए कि जन्म पे ही या कुछ दिनों के बाद में साइनोसिस भी और CHF भी है, तो डायग्नोसिस ना तो टेट्रोलॉजी फेलेट होगा ना ही VSD होगा, कि VSD तो 6 हफ्ते पे होता है यार। तो इस केस में आंसर करोगे TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, क्योंकि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड इफेक्ट जिसमें दोनों होते हैं, साइनोसिस भी होता है, जिसपे साइनोसिस भी होता है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी होता है। सो इफ यू रीड अ क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट साइनोसिस इन अ पेशेंट विद CHF, देन इट वुड बी इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट कुड बी अ TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। क्या हुआ यार? नहीं तो बाद में कर देता ना, अब हो गया, स्लाइड चल रही। ओके ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। It says a 4-year-old girl, she is presented with fever and mass in the lower leg. Some people said it was not mass in the lower leg, some people were saying it was mass in the thigh. But still, the logic still remains the same. The child is walking with a limp. X-ray shows periosteal reaction and bone destruction. वैसे तो यार ये रिपीट क्वेश्चन है, वैसे तो ये रिपीट क्वेश्चन है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन जो हमने बुकलेट आपको प्रोवाइड करी थी पिछले डिस्कशंस में उसमें ये क्वेश्चन मेंशन था, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में। अगर आप वर्ड पढ़ते हो पेरियोस्टियल रिएक्शन एंड बोन डिस्ट्रक्शन, तो पहली चीज माइंड में आती है इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर में भी पेरियोस्टियल रिएक्शन हो सकता है। बेबीज में अगर बोन ट्यूमर देखा जाए तो बोन ट्यूमर अगर मैं ऑस्टियोसार्कोमा की बात करूं तो मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो टिबिया की होती है, उसके बाद में फीमर की होती है। तो therefore what I can say is कि even if couple of people were saying that this mass in the lower leg was not given as mass in the lower leg, it was mass in the thigh, still the differential diagnosis still remains the same. First differential would still be osteomyelitis and second differential diagnosis would still be osteosarcoma for the child. So I mean position is not going to change it, but on a comparative basis the most important location or common location for osteosarcoma would first be tibia and then would be femur. Percentage यार बड़ा mild सा मैंने चेक किया था नेल्सन में 33% 31%, but tibia का ज्यादा है as compared to that of when it comes to osteosarcoma. अब choices देखते हैं, what is the next investigation to be done? Choices were bone biopsy, bone scan, blood culture and a CT scan. The point to be understood is that whenever you are having a periosteal reaction, you need to rule out osteomyelitis. And osteomyelitis is an infection, so for infection purposes, you need a tissue diagnosis, you need to aspirate the pus. So in this case, what I will do is, I will take a steel needle or maybe a 16 gauge. Without local anesthesia, I will put it at the point of maximum tenderness which is present in this child, and I will try to aspirate the pus. Even if it is a negative aspirate, मतलब कुछ भी नहीं आया, फिर भी, this is the next best investigation to be done for these patients. So as the question mentioned, what is the next investigation to be done for this particular case, that is for diagnostic purposes? From the 4 choices that I have made before me, I can give reference of Nelson, which is given in the next line, in the next slide, but the answer to this should be remembered as bone biopsy. So bone biopsy is the main test, or is the next test to be done, and this will help you in confirmation of the diagnosis. When it comes to other choices like a bone scan, well, that's the reference. I mean, this is what Nelson says. It says, these are the lines, I mean, directly. Aspiration for gram stain and culture, when the history and physical findings indicate a strong likelihood of osteomyelitis, remains the definitive diagnostic technique and provides the optimal specimen for culture to confirm the diagnosis. So for suspected osteomyelitis, a steel needle is needed to penetrate the cortex into the metaphysis. If pus is encountered in the subperiosteal space, there is no need to go further. And then you need a direct inoculation and you need to do a culture for the patient. But the point to be understood is that for any patient of osteomyelitis, अगर पिछले क्वेश्चन जो पिछले साल वाला, कई लोगों के फेस पे क्विजिकल लुक है, अगर पिछले साल के क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए, और उसमें क्वेश्चन जो आया था यार वो था कि व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट इमेजिंग मोडालिटी फॉर द पेशेंट, तो इमेजिंग मोडालिटी करा जाए तो फिर आंसर क्या बनना चाहिए? हाँ, यहाँ पे तो इस चॉइस के सीटी है, वरना एमआरआई है। बच्चों में कभी भी, ये रूल याद रख लो और ये आगे मैं आपको बताऊंगा भी, कि सीटी बच्चों में कभी नहीं आंसर करना ऑर्थोपेडिक्स के एमसीक्यू में।
क्यों? क्योंकि यार आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, बच्चे को थोड़ी ना आयोनाइजिंग रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं। एमआरआई से जब आपको एविडेंस मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो खासकर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इमेजिंग में, सीटी स्कैन इज नेवर टू बी गिवन एज अ डायग्नोसिस। लॉट ऑफ पीपल, आई मीन रेडियोलॉजी पीपल, दे माइट बी मेंशनिंग एनीथिंग, लेकिन मैं आपको क्लिनिकल वर्क बता रहा हूँ सर। नेल्सन जो टेक्स्ट बुक है, ये एक्चुअल प्रैक्टिस की मेडिसिन, प्रैक्टिस की किताब है कि एक्चुअली हम करते क्या है। आई मीन रेडियोलॉजिस्ट तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बताते हैं, लेकिन यार जो हम एक्चुअली में कर रहे हैं और जो रियल लाइफ में हो रहा है वो ये है। सीटी स्कैन आपने कभी नहीं लिखते हुए देखा होगा ऑर्थोपेडिशियन को, कभी भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में, तो इट्स ऑलवेज अ एमआरआई दैट इज गोना बी यूज्ड। सो अगर बोलता है इमेजिंग मोडालिटी क्या है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक लीजन के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि सवाल आ जाए आपके पास में कि जी बच्चे को स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस है। स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस ओबीज बच्चों में मिलता है, खासकर अगर क्वेश्चन आ जाए, आगे आगे डिस्कस भी होगा, आया था एम्स में क्वेश्चन, याद आ गया आपको? ओबीज बॉय एंडोक्रोलॉजी यूनिट वाला, उसको रेफर किया गया है। तो यार ओबीज बॉय है, एंडोक्रोलॉजी यूनिट से भेजा गया हिप जॉइंट के साथ में, तो डायग्नोसिस होता है एससीएफई, स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस। स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है ऑस्टियोनेक्रोसिस है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, और एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए जो बेस्ट टेस्ट है, इमेजिंग मोडालिटी है, वो है एमआरआई। एमआरआई फर्स्ट टेस्ट क्या होगा वो मैं अगले एमसीक्यू में बताऊंगा, लेकिन आपसे कभी भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के क्वेश्चन में इमेजिंग मोडालिटी पूछता है, एमआरआई इज ऑलवेज द आंसर एंड सीटी स्कैन इज ऑलवेज आउट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन चिल्ड्रन एज फार एज प्रैक्टिस एंड द रूटीन गाइडलाइंस आर कंसर्न्ड। I'll come back to the previous question. Please remember, for diagnosis of osteomyelitis, you need a tissue diagnosis, and tissue diagnosis is made with help of a bone biopsy. बोन स्कैन कब करते हैं? तो बोन स्कैन इस एमसीक्यू में बाहर इसलिए होगा क्योंकि बोन स्कैन करा जाता है टू रूल आउट मेटास्टेसिस टू बोन। मेटास्टेसिस टू बोन कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजंस। यहाँ पे मेटास्टेसिस तो अनलाइकली है क्योंकि हम प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन की बात कर रहे हैं। ब्लड कल्चर डेफिनेटली यस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिकअप करना चाहता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि मोस्टली जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है बच्चों में वो हेमाटोजेनसली एक्वायर्ड होता है। हेमाटोजेनसली एक्वायर्ड ऑस्टियोमाइलिटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछ ले तो आंसर होता है स्टेफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेमाटोजेनसली एक्वायर्ड ऑस्टियोमाइलिटिस। सीटी स्कैन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द रीजंस। ओके, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग वन। सर मैंने वही बोला ना, सीटी स्कैन किताब में मेंशन ही नहीं है, पीडियाट्रिक इमेजिंग में सीटी स्कैन मेंशन ही नहीं है। आपने लॉजिक बिल्कुल ठीक बोला कि यार हमें इमेजिंग करनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस ठीक है यार कि देखें यार कि है क्या ट्यूमर है पेशेंट को या पेशेंट को ऑस्टियोमाइलिटिस है, लेकिन सीटी मेंशन ही नहीं है किताब में। दैट इज द प्राइमरी रीजन उसने उसको यहाँ पे इंक्लूड। अगर वो बोलता है इमेजिंग मोडालिटी, तो आप अगर एम्स नवंबर 2012 के एमसीक्यू करोगे और आपका अगर आप मेरा पिछले साल की हैंडबुक आप यहाँ से भी लोगे ऑफिस से, तो उस वाले में जब मैंने सॉल्व किया था तो उसमें यार जो क्वेश्चन मुझे लड़कों ने बताया था वो था इमेजिंग क्या करोगे, तो इमेजिंग का आंसर जो है वो तो एमआरआई है, और उस एमसीक्यू में चॉइसेस में एमआरआई था, इमेजिंग मोडालिटी। एम्स वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, इस बार बोलता है डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो यहाँ पे तो डायग्नोसिस है ना यार, नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, तो भाई मरीज आए यार तो नेक्स्ट क्या करोगे, डायग्नोसिस ही तो करोगे ना यार, पेशेंट आ गया आपके पास में, तो दैट वुड बी आंसर्ड as a bone biopsy aspiration for the patient. I hope that satisfies your query. Okay, that's an interesting one. CML in children. Translocation between the long arm of chromosome 9 and short arm of chromosome 22. I really don't know why people said this is the right statement, because sir it is long arm of both chromosomes. It is not the long and long, it is long of 22 and long of 9. इट इज नॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, किसी का शॉर्ट नहीं होता, ये लॉन्ग एंड लॉन्ग ही होता। तो फिलाडेल्फिया का क्राइटेरिया यही है कि लॉन्ग ऑफ 9 एंड लॉन्ग ऑफ 22। तो ये स्टेटमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये लिखा हुआ है जी कि ये एक तो ठीक है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9, लेकिन अगला वर्ड ये गलत है यार, ये वाला शॉर्ट आर्म। इट इज लॉन्ग 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 लॉन्ग। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में जो प्रोटो ऑन्कोजीन बनता है उसका नाम होता है बीसीआर एबीएल। बीसीआर एबीएल की फुल फॉर्म पूछ ले तो बीसीआर होता है ब्रेक चेन क्लस्टर, ब्रेक चेन क्लस्टर, और एबीएल होता है एबल्सन म्यूराइन ल्यूकीमिया वायरस। सो बीसीआर एबीएल इज द प्रोटो ऑन्कोजीन। बीसीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रेक चेन क्लस्टर, एबीएल हो जाएगा एबल्सन म्यूराइन ल्यूकीमिया जीन। करता क्या है जी, टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करता है। टायरोसिन काइनेज क्या करता है, टायरोसिन काइनेज इज लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है उसकी अनलिमिटेड एनर्जी की वजह से तो सेल मल्टीप्लाई करता है। सेकंड, ये बीसीआर एबीएल क्या करता है, इट इनहिबिट्स एपोप्टोसिस। अगर एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाएगा, एपोप्टोसिस क्या होता है यार, तो यार सेल कभी डेथ ही नहीं होगी यार। तो देखो आपको मैंने बताया कि एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहां पे सेल की कभी डेथ नहीं होगी और सेल इनविंसिबल हो गया क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई करता रहेगा। टायरोसिन काइनेज एक न्यूक्लियर रिएक्टर के जैसे काम करेगा, तो एनर्जी दे रहा है
और सेल कभी मरेगा नहीं तो बार बार मल्टीप्लाई करता रहेगा. सो अगर आपने इस कैंसर को किल करना है तो यू नीड टू हिट द कैंसर वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट एंड दैट इज गोना बी द एंजाइम. अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. तभी आप टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. Treatment of choice is tyrosine kinase inhibitor, which is the right definitive statement here. Imatinib mesylate is the drug of choice for management of chronic myeloid leukemia. पहले अल्फा इंटरफेरॉन यूज करते थे, लेकिन अभी वी मेनली यूज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर. एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के कई पेशेंट